So hello everyone, welcome to my new vlog. And in this vlog today we have this KTM RC 390. तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ना मेरे पास काफ़ी सारे लोगों के ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आ जाते हैं कि काफ़ी सारी किसी ने ड्यूक की वीडियो भेजी हुई है, किसी ने ड्यूक की फ़ोटो भेजी हुई है, कोई KTM RC 390 के ना इंजन की ना मेरे को वीडियो बना के भेज रहा था कि भाई एक बार बताना कि मतलब इसमें साउंड ठीक है नहीं ठीक है, ले लूँ या नहीं ले लूँ। तो इसमें क्या होता है ना यार, पता नहीं चल पाता मुझे। जब आप जैसे मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग भेजते हो ना, उसमें पता नहीं चलता कि इसका साउंड ठीक है नहीं ठीक है। तो ना मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे ना आपको ऐसे टिप्स कुछ पता चल जाएंगे कि आप अपने हिसाब से ना उस बाइक को देख सकते हो कि क्या क्या उसमें सही है, क्या क्या उसमें सही नहीं है। तो मैंने इस वीडियो को ना दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में तो आपको फिजिकली मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकली आपको कैसे चेक करना है, क्या आप इसमें देखना है क्या नहीं देखना है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि उस बाइक की कंडीशन ड्राइव करने के बाद आप कैसे जज कर सकते हो कि बाइक ठीक चल रही है नहीं चल रही है। तो उसके लिए हमें इस बाइक के पास आना पड़ेगा। तो चलो बाइक के पास चलते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे क्या चेक करना है आपको। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं इसकी फिजिकल कंडीशन पे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बाइक में क्या चेक करना है, देखो कि जिस भी बंदे से आप बाइक ले रहे हो, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो या डीलर हो, तो उससे आपको सबसे पहले उस टाइम पे आपको बाइक की कंडीशन देखनी है कि इसके जो पार्ट्स हैं, कुछ पैनल्स हैं, चेसिस हैं, वो अब बाइक कितनी भी पुरानी हो, धूल मिट्टी में सनी हुई हो, ठीक है, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, देखो जैसे चेसिस हो गई, ये कितनी शाइन कर रही है, इसके पैनल हो गए कितने शाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके रिम पे कहीं कोई इतना सा भी बैंड या स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ये ग्राफिक मैंने बाद में करवाए हैं, ये देखो कहीं से भी कोई इसके ऊपर स्क्रैच नहीं है, एक भी पार्ट के ऊपर, ठीक है। इस साइड से भी देख लो, इंजन के किसी भी ब्लॉक पे कहीं कोई डेंट नहीं है, ये देख रहे हो। तो इससे क्या जजमेंट होती है, इससे जजमेंट ये होती है कि बंदे ने बाइक रफ चलाई हुई है या नहीं चलाई हुई है, ठीक है। जब मैंने ना इससे पहले एक ड्यूक 390 यूज देखी थी, उसके तो मतलब आप छोड़ दो, ये यहाँ से बैंड था, कभी कहीं से कुछ छोटी छोटी चीज़ें बैंड थी, वो वाला पैनल लगे हुए थे, सॉरी पैनल कह रहा हूँ, आपके स्विंग आर्म लगे थे परली साइड वाले, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करूंगा। ये देखो कहीं से कोई इस पे बैंड नहीं, इस पे अलग ही शाइन है एक। तो ये चीज़ के ना आपको फिर ज़्यादा, अगर आपको ऐसी कंडीशन में बाइक मिल जाती है तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो हो गया ये पहला पॉइंट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि इसका एक्सीडेंटल, ठीक है। अगर देखो बाइक अगर एक्सीडेंट होती है ना कहीं से, तो कंपनी के अंदर ना आजकल ऐसे ऐसे काम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा बाइक कहीं से एक्सीडेंट हुई हुई है या नहीं हुई है। बट फिर भी ना एक कुछ पार्ट ना चेसिस के ऐसे होते हैं, चेसिस से आप पता लगा सकते हो कि बाइक एक्सीडेंट हुई हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ, देखो शॉक एब्जॉर्बर वाले पार्ट पे। ये देखो ये दिख रहे हैं आपको, देखो ये वाले, ये हो गया, ठीक है। और ये चेसिस होगी, यहाँ ऑरेंज कलर की दिख रही है ना, देखो ये दिख रही है। यहाँ ना ये लॉक लगता है ना जब बाइक का, ये देखो पूरी एक प्लेट सी होती है लंबी सी, तो एक ये प्लेट हो गई, ठीक है। अगर बाइक कहीं से, अगर आपको सामने से आके ठुकती है ना ये बाइक, ठीक है, तो यहाँ हल्का फुल्का बैंड, पेंट उखड़ा हुआ कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट पे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा आपको पेंट उखड़ा हुआ इसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप। और अगर बाइक कभी भी साइड से गिरती है, तो ड्यूक के अंदर दिखाता हूँ मैं, ड्यूक के अंदर क्या होता है। ड्यूक के अंदर यहाँ होता है लेग गार्ड, और इसके अंदर क्या होता है, आरसी के अंदर पैनल। तो पैनल जुड़ा हुआ होता है इस चीज़ से, देखो इस, यहाँ अगर ये देखो बाइक गिरेगी ना, तो ये चीज़ ठुकती है, और जब ठुकती है ना, तो ये दोनों चीज़ ना आपस में पेंट उखड़ जाता है। ड्यूक के लेग गार्ड के पास देखना आप, इसके आरसी के इस पैनल के पास देखना, अगर बाइक गिरेगी तो यहाँ पेंट उखड़ा हुआ जरूर मिलेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उखड़ा हुआ मिलेगा, देखो आ जाओ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, फोकस कर, ये देखो हल्का सा पेंट उखड़ा हुआ है। क्यों उखड़ा हुआ है, ये उखड़ा हुआ है इसकी वजह से, नट लगता है क्योंकि यहाँ पे अगर इतने से नट की वजह से अगर ये उखड़ा हुआ है, तो यहाँ अगर बाइक ठुकती है तो देखो पेंट 100% निकलेगा। मैंने नट अभी लगाया नहीं क्योंकि मैंने बाइक खोली थी छोटे मोटे काम के लिए, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो, ये पेंट उखड़ा हुआ है ना, ये इस वायर की वजह से निकला, उखड़ा हुआ होता है, ये वायर यहाँ होती है तो इसकी वजह से उखड़ा हुआ होता है। ये रगड़ रगड़ के से उखड़ जाता है। अगर बाइक गिरेगी तो ये 100% यहाँ से कहीं ना पेंट उखड़ेगा ज़रूर, ये देखो इनमें कहीं ना कहीं पेंट ज़रूर उखड़ेगा, ठीक है। और इसका जो है स्विंग आर्म, इस साइड क्या होता है, इस साइड एग्जॉस्ट होता है, तो इस साइड से आपको जल्दी पता नहीं चलेगा। इस साइड के स्विंग आर्म पे आ जाओ आप। ये जो स्विंग आर्म है इसका देखो, यहाँ उसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा था ना, मैंने ड्यूक 390 देखी थी, देखो यहाँ कई जगह डेंट पड़े हुए थे, पेंट उखड़ा हुआ था। तो उससे मुझे जजमेंट हो गई थी कि बाइक बहुत, एक बार नहीं बहुत बार गिरी हुई है। तो उस बाइक को भी फिर आप जल्दी से छोड़ देना, क्योंकि गिरने के बाद क्या होता है, देखो बाइक के ना बहुत सारे पार्ट ना हिल डुल जाते हैं। ये देखो, इसकी जो ये देख रहे हो आप,
थ्रोटल बॉडी, इसका कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर मतलब फिर वो मज़ा नहीं रह जाता बाइक के अंदर, अगर इतनी ज़्यादा बाइक गिरती है तो। हाँ देखो, 1-2 बार अगर बाइक किसी से गिर जाती है, कोई नया बंदा है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बट जो बंदा रफ़ चला रहा है, बाइक गिरा रहा है बार-बार, तो उसमें बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया से एक्सीडेंटल। और फिर आ जाते हैं इसके एबीएस के ऊपर, ठीक है? एबीएस इसका बहुत महँगा पार्ट है। अगर आप इसके एबीएस की तरफ देखोगे ना, तो एबीएस में क्या होता है, देखो डुअल चैनल एबीएस है इसमें। तो यहाँ एक प्लेट सी लगी होती है, इसमें अगर आपको हल्का-फुल्का कहीं बैंड दिख रहा है ना, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये चेंज हो जाती है, ठीक है? वहाँ मीटर में भी आपको, मीटर के में भी चल के मैं आपको चीज़ बताऊँगा कैसे आपको चेक करना है। क्योंकि मीटर की लाइट जलती है एबीएस की, तो लोग आपको पागल बना देते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको ना ये चीज़ देखो, ऐसे देख लेना कि ये चीज़ है बिल्कुल प्लेन है, सीधी है, देखो यहाँ से देखो बिल्कुल सीधी दिख रही है, ठीक है? अगर ये सीधी है फिर भी एबीएस का निशान आ रहा है, तो इसका मतलब बाइक के एबीएस में कोई दिक्कत है। वो कैसे पता चलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ठीक है? आप बाइक का इंजन ऑन करोगे, ये जो आवाज़ आई है ना, ये आवाज़ आई है इसके फ्यूल पंप में से, ठीक है? और यहीं से इसकी अगर मोटर में कोई दिक्कत होगी ना, तो मोटर से खट 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 करके आवाज़ ज़रूर देगी, ठीक है? नए लोगों को ये पता नहीं चला था, मतलब जो इवन एबीएस वाली बाइक रखता है ना, उसको भी नहीं पता होता कि एबीएस कैसे आवाज़ करता है, ठीक है? अगर एबीएस में प्रॉब्लम होगी ना, तो एबीएस यहाँ से खट 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 ये डुक 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 करके ऐसे साउंड करेगा। यहाँ से इस साइड से कभी भी आप कान लगा के सुनना, अगर एबीएस का साइन आ रहा है तो देखो, अब जैसे मैंने ऑन करा, 1 लाइट, 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट, 4 लाइट जल रही है ना, ये न्यूट्रल की है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब आप बाइक स्टार्ट करोगे ना, ये लाइट चली जानी चाहिए, वरना इसके इंजन में कोई दिक्कत है। एबीएस का साइन, हल्की सी बाइक रन करते ही एबीएस का साइन चला जाना चाहिए। ये लाइट 4 पॉइंट्स में जलती है। अगर ये देखो, अगर ये वाली बाइक के अंदर फ्यूल कम है, तो ये लाइट जलती रहेगी, ठीक है? अगर ई से भी बिल्कुल नीचे आ रहा है, तो लाइट जलती रहेगी। सेकंड, अगर इसका रेडिएटर में कोई दिक्कत है, तो इसकी लाइट जलती रहेगी, ठीक है? और थर्ड, इसका स्टैंड लगा रहेगा, देखो जैसे ये स्टैंड लगा रहेगा, तो इसकी लाइट जलती रहेगी। अब आप ये बंद कर दोगे ना, ये देखो, इसने बता दिया किल स्विच है, ये देखो। अगर इसके एबीएस में दिक्कत होती है, तो यहाँ से डिग 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 करके जोर से जैसे अटक रहा है कुछ, ऐसे साउंड आती है इसके एबीएस में। और अगर आप चला के भी कहीं, अगर अगर मान लो एबीएस का साइन आ रहा है ना, अगर आप बाइक को चलाओगे कहीं हल्के से ना, एक बार ब्रेक मारना, मतलब जोर से मार लेना कहीं पे भी ब्रेक, तो ये बहुत ही एकदम से बहुत जल्दी अटकेगा ये, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना एबीएस को चेक करते टाइम। अब इसका जो सबसे मेन पार्ट है, इसकी क्लच और इसका इंजन, ठीक है? वो भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, क्योंकि अगर इस चीज़ को ढंग से चेक नहीं करते हो, तो जितने की आप बाइक लोगे उससे ज़्यादा का ही आपका काम बैठ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बाइक को स्टार्ट करना है, ठीक है? अब ये देखो, मैंने वैसे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन किया हुआ है, पता नहीं इसकी इंजन की बहुत अच्छे से साउंड आ रहा है नहीं आ रहा। रुको मैं एक बार ऑफ कर दूँ। ये देखो, अब जो है ना, देखो एग्जॉस्ट का साउंड बिल्कुल अलग ही जा रहा है, ठीक है? अब मैं आपको यहाँ से साउंड सुनाता हूँ, ठीक है? ये देखो, सुन रहे हो कितना कितना स्मूथ है, मतलब कोई इंजन में आवाज़ ही नहीं है, ठीक है? ये देखो, अगर मैं थोड़ा पास जाऊँ, साउंड है या नहीं है, देखो नहीं है कोई भी साउंड, ठीक है? साउंड का जजमेंट ना 2 तरीक़ों से होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है? इसको पहले बंद कर लेते हैं, ठीक है? अगर बाइक मान लो 15,000 से 20,000 के बीच में चली हुई है, तो एक अगर चूँ 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 करके साउंड आ रहा है ना, तो वो साउंड पता है क्या है? वो साउंड होता है इसका। ये ना कई बार ना लॉक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है, बाइक जो कम चलाता है ना, जिसकी खड़ी रहती है, तो ये चीज़ जाम हो जाती है। इसको बोलते हैं टाइमिंग टेंशनर। अगर ये चीज़ अगर जाम हो गई है ना, तो 15 से 20,000 के बीच बीच की बाइक ना, उसमें टाइमिंग का कोई इतना काम होता नहीं है। तो आप ये पार्ट चेंज कराओगे तो आवाज़ चली जाएगी। उसके बाद आता है, जैसे अब मैंने बाइक स्टार्ट करी थी, अगर आप स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें ना एक टिक 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 करके साउंड आती रहती है, जैसे कुछ आपस में भिड़ रहा हो या रगड़ खा रहा हो। उसके पिस्टन स्लो होते हैं, तो उस चीज़ का आपको ना बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप उस बाइक को फिर छोड़ दो, क्योंकि उसके इंजन में काम होना होता है। अब देखो यहाँ जो ना, ये देखो इंजन है, इंजन के इस पार्ट का जजमेंट कैसे होता है? अगर ये तो इसकी कोई क्लच, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, ये जो इसका देखो, देख रहे हो कितना क्लीन है, ये देखो ध्यान से देखो कितना क्लीन है। अगर इसकी बाइक की अगर टाइम पे मेंटेनेंस नहीं, सर्विस वगैरह नहीं हुई होती है ना, तो इस वाले पार्ट के अंदर क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा ना वो आ जाता है, कार्बन आ जाता है। तो फिर वैसे कार्बन से कोई इतनी दिक्कत होती नहीं है, बट फिर भी उससे आपको आइडिया लग जाएगा इंजन में कोई दिक्कत है या नहीं है। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा स्लज जमा हुआ है, फिर तो इंजन में दिक्कत है ही है। इंजन
ढंग से इसका मेंटेन नहीं किया हुआ, तो उस बाइक को फिर आपके ऊपर है कैसे आप, अगर पावर ठीक डिलीवर कर रही है या कुछ भी ऐसे डिलीवर है, उसका जजमेंट आपको करना है। वो मैं आपको अभी बाइक चला के बताऊँगा कैसे जजमेंट करते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये चीज़ जल्दी से कोई बताता नहीं है, अगर यहाँ स्लज जमा होंगी तो फिर आपको छोड़ देनी है वो बाइक, ठीक है। तो अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अब हम चलते हैं इसके ड्राइविंग पार्ट पे, जिस पे आपको जजमेंट बताऊंगा कि बाइक को कैसे जजमेंट करना है, इसकी राइड क्वालिटी और बाकी सारी चीज़ों से, ठीक है। अब आप एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना, देखो यार आप पुरानी बाइक ले रहे हो, कोई नई बाइक नहीं ले रहे हो। देखो अब आप छोटी छोटी चीज़ें, कई बार ना लोगों ने वीडियोस में बताया हुआ है कि इसकी लाइट चेक कर लेना, इसके ये ब्रेक पैड्स चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, वो चेक कर लेना। वो इतना मेजर इशू नहीं होता है। देखो पता क्या है, आप पुरानी बाइक ले रहे हो तो छोटी मोटी चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी। अब जैसे इसके ब्रेक पैड्स हो गए, पीछे के 350 रुपये के ब्रेक पैड्स है। अब वो अब बंदा जो अपने हिसाब से चला रहा है वो आपको सारी चीज़ नहीं डाल के तो नहीं देगा, क्योंकि आप नई बाइक नहीं ले रहे हो, ठीक है। इसका आगे का ब्रेक पैड 2500 के आसपास है और पीछे का ब्रेक पैड लगभग 300 रुपये के आसपास है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लेना कितना कम है कितना ज़्यादा है, ठीक है। बस हाँ, इसकी जो डिस्क प्लेट है ना, ये ऐसे स्मूथ रहनी चाहिए, ये ऐसे स्मूथ होनी चाहिए, यहाँ पे निशान नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे निशान होंगे तो फिर ये पूरी की पूरी डिस्क पैड बदलवानी पड़ेगी आपको, सॉरी डिस्क प्लेट, ठीक है। ये स्मूथ होनी चाहिए, मेरी बिल्कुल स्मूथ है ये। और अगर आपको चेन सेट का अगर वो लेना है कि चेन सेट इसका कितना डाउन है, देखो जब मैंने बाइक ली थी ना तब मुझे लगा था चेन सेट बिल्कुल डाउन है, और बिल्कुल डाउन था भी, तो मुझे ये चेक कराना था, ठीक है। मैंने इस बाइक का ये यहाँ से चेक नहीं करा था, बट ये कराने के बाद ना थोड़ा सा ठीक हो गया है। ये देखो यहाँ से एक ना इसका स्प्रोकेट डलता है, उस स्प्रोकेट डलवाने के बाद ये बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक हो गया। बट उस टाइम पे मुझे लगा था कि मुझे ले जाते ही इसका चेंज करवाना पड़ेगा, बट 2-3 हज़ार अभी चल जाएगा। अगर आपको चेन सेट का आइडिया लेना ना, तो चेन सेट का देखो आइडिया कैसे लो, ऐसे 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 हिला के मत देखना, ऐसे ऐसे बाइक का हल्का फुल्का सबका हिलता है। आप इसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे हिला के देखो, देखो आगे पीछे, देख लो कितना डाउन है ये। अगर नया होगा ना बिल्कुल, ये 10-15 हज़ार बाइक चली हुई का होगा, तो बिल्कुल हल्का फुल्का हिलेगा। ये देखो कितना हिला, देख लो। तो इसका चेन सेट बिल्कुल डाउन है। मैं अभी 2-3 हज़ार के बाद इसको चेंज करवाने वाला हूँ। मैंने इसको अभी तक इसलिए रखा हुआ है कि मुझे क्या करना है, मुझे इसके आगे ना 14 टीथ वाला स्प्रोकेट डलवाना है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं करवाया। क्योंकि अगर चेंज करवा दूंगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं 14 टीथ वाला फिर डलवा नहीं पाऊंगा, कि नई चीज़ को फिर छेड़ने का क्या फ़ायदा। अभी इसमें पुराने में मैं अब इसमें 14 टीथ का स्प्रोकेट डालूंगा तो उससे इसका इनिशियल पिकअप बढ़ जाएगा। तो बस उसी चेक करने के लिए मैंने इसको अभी तक चेंज नहीं कराया, वरना मैं इसका चेंज करवाने वाला हूँ। और टायर देख लो, टायर इसके बिल्कुल ठीक है। क्योंकि टायर देखो, अब टायर का कैसे क्या होता है, टायर लोग कहते हैं टायर आपको इतने चेक करने उतने चेक करने। पुरानी बाइक में क्या चेक करने हैं यार, आपको कुछ नहीं चेक करने होते। पुरानी बाइक के अंदर देखो 3-4 साल बाद वाले टायर वैसे ही ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसका टायर का बहुत हार्ड हो गया है। मैं थोड़े अच्छे इनिशियल में बहुत ज़्यादा खींचता हूँ इस बाइक को, तो ये हार्ड है टायर, तो इस वजह से ये चाहे कितनी भी इसके अंदर ग्रिप होती मेरे लिए कोई काम की नहीं थी, क्योंकि ये हार्ड होने के बाद ना बहुत स्किड करता है। और फिर मुझे चेंज कराना ही है, अभी मैं चेंज कराऊंगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं 160 डलवाऊँ इसके अंदर या फिर 180 डलवाऊँ। और अब चलते हैं इस बाइक की राइड की तरफ, ठीक है। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने ऐसे आपको बताए हैं जिस आपको जजमेंट हो जाएगा। अब आपको मेरे पास वीडियो फोटो भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी हाँ देखो कोई पॉइंट्स मुझसे छूट जाता है तो फिर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि कई बार ना हम वीडियो बनाते टाइम ध्यान नहीं रहता क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं बाइक के अंदर, हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको राइड पे आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें और चीज़ें चेक करनी है आपको। तो देखो गाइस, अब हम ना बाइक के ऊपर आ चुके हैं। तो अब बाइक के ऊपर बैठने के बाद ना आपको सबसे पहले टेस्ट राइड में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। आपको पहले इसका मीटर कंसोल ऑन करना है, ठीक है। ये चीज़ों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप इसकी वॉइस को ध्यान से अगर यहाँ से सुनेंगे ना, तो यहाँ से एक सी 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 करके आवाज़ आती है, ठीक है। आप पहले टेस्ट राइड कर लेते हैं, फिर इसके फ्यूल पंप को कैसे चेक करना है वो टेस्ट राइड के बाद बताते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्म होने के बाद ही बाइक में चेक किया जाता है, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ा सा एक राइड बताता हूँ। पहले सबसे पहले हम इसकी करेंगे क्लिच प्लेट चेक। अब क्लिच प्लेट चेक करने का सिस्टम क्या होता है, बहुत अच्छे जो राइडर होते हैं ना, उनको हल्के से पिकअप से बता देता है कि बाइक के अंदर कितना पिकअप है, क्लच प्लेट डाउन है या नहीं डाउन है। बट उसमें भी कई बार क्या रेशियो होता है, अगर इसका ये जो डाउन है ना चेन स्प्रोकेट, तो नहीं पता चल पाता है, ठीक है। अब ये RC 390, इसका इनिशियल पिकअप इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर हमें क्लच प्लेट का चेक करना होगा तो कैसे चेक होगा, ये सेकंड या थर्ड गियर में ही जाके चेक होगा, ठीक है। क्योंकि इसका इनिशियल पिकअप इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हो, एक मिनट, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये झटका मार रही है। ये इतने झटके क्यों मार रही है, अगर इसका अगर जो चेन स्प्रोकेट ठीक होता तो थोड़ा सा और ज़्यादा झटका मारती है।
इसका चेन स्प्रोकेट ठीक नहीं है, तो इसलिए इतना झटका नहीं मार पा रही। और तो इस वजह से अगर इतना झटका इसके अंदर आ रहा है तो इसके अंदर ये इसका क्लच प्लेट ठीक है, और इसके अंदर इनिशियल पिकअप नहीं है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा दूर चलेंगे, ठीक है। ये थर्ड गियर में लग गई ना बाइक, ठीक है। थोड़ा सा ये रोड क्रॉस कर लूँ फिर बताता हूँ आपको, क्योंकि ये रोड पे गाड़ियाँ आती जाती हैं। ठीक है, अब ये रोड क्रॉस हो गया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये देखो थर्ड पे चल रही है ना ये बाइक, तो ये देखो हल्के से में कैसे, देखो हल्के से में एकदम कुदक के भाग रही है, देखो एकदम फुदकने को हो रही है बाइक। ये क्यों हो रही है? क्योंकि इसकी क्लच प्लेट बिल्कुल ढंग से एंगेज हो रही है। अगर ढंग से एंगेज ना होती ना तो थोड़ी सी लेट इसका झटका जो ना थोड़ी सी लेट आता, ठीक है। तो इससे ना जजमेंट हो जाती है। ये देखो अब दोबारा दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो। और हल्का सा ज़्यादा मतलब एकदम कूद ही जाएगी ये। अभी ज़्यादा इसलिए नहीं कूद रही, वही आपको बताया मैंने, चेन स्प्रोकेट जैसे नहीं कूद रही, तो ये भी चक्कर है इसका कुछ। और सेकंड चीज़ आपको बताता हूँ, सेकंड चीज़ इसकी क्या है, RC 390 के अंदर ना बिल्कुल भी हल्का सा भी वॉबलिंग नहीं है, बिल्कुल इतनी सी कहते हैं ना, इतनी सी भी वॉबलिंग नहीं है, ठीक है। कोई अगर कहता है ना कि वॉबलिंग इसके अंदर बाइक के अंदर आती है तो उसकी बाइक गिरी हुई है, 100% गिरी हुई है, क्योंकि गिरते ही बाइक के अंदर वॉबलिंग आ जाती है, मतलब मेजर गिरी हुई है। हल्की फुल्की गिरने से कोई वॉबलिंग नहीं आती है। उसका मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, देखो आ जाओ, ये देखो। अब जैसे ये बाइक है, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि जैसे मैं चेक कर रहा हूँ आप ऐसे चेक करो, थोड़ा सा आगे बता दूँगा कैसे चेक करना है। ये देखो ये रोड हल्की फुल्की अनइवन है, इस वजह से ये थोड़ा सा देखो इधर उधर जा रही है, बट ये बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। आपको कैसे चेक करना है, हल्की सी रेस देके, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर हल्के से हाथ रख लेने, हल्के से। ये देखो अगर बाइक टेढ़ी मेढ़ी हल्का फुल्का हैंडल में वाइब्रेशन आ रही है ना, तो इसका मतलब समझ जाओ बाइक काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से गिरी हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। वरना इसके अंदर इतनी सी भी कहते हैं ना, इतनी सी भी कहीं से भी कोई वॉबलिंग का इशू है नहीं इसके अंदर, इस बाइक के अंदर। बाइक को कम से कम आपको ना, ये देखो कम से कम 5-7 किलोमीटर तो चला के ही देखना है बाइक को, कम से कम। क्योंकि ना गर्म होने के बाद ही बाइक का पता चलता है कि बाइक ढंग से हीट हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि देखो ये बाइक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ट्रैफिक में हीट होती है, अदरवाइज़ ये बाइक कहीं भी हीट नहीं होती है, कहीं भी ये बाइक हीट नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबी चलेगी ना ये बाइक तभी हीट होगी। ये लास्ट के यहाँ 2 पॉइंट पे आके रुक जाएगी ये बाइक, ठीक है। अगर इसको हवा लगती रहेगी, हवा मिलती रहेगी, वैसे गर्मी है बट हीट थोड़ी बहुत तो होएगी, बट इतनी नहीं होती है। ये देखो अब ये देखो ये लास्ट के, ये तो मेन पॉइंट है, इससे जो बीच वाला पॉइंट होगा ना इसके अंदर ये लास्ट के 2 पॉइंट पे आके रुक जाएगी। इससे ज़्यादा हीट नहीं होएगी बाइक, ट्रैफिक के अंदर हो जाती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। अगर ये इससे ज़्यादा हीट हो रही है, बार बार फ़ैन हो रहा है, ट्रैफिक में नहीं हो आप, अगर हाईवे पे हो फिर भी अगर इसका बार बार फ़ैन हो रहा है, तो इसके फ़ैन में कोई ना कोई दिक्कत है। जो इसका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है ना, वो एक सेंसर होता है, वो ना जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर बाइक को कोई अगर इस तरीके से रफ़ चलाता है, बहुत ज़्यादा सिटी में ही चलाता है, तो वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि सिटी के लिए बाइक इतनी है नहीं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं हाईवे पे भी एवरेज ना मैक्सिमम 25 की निकालती है, सिटी में एवरेज ये 20 की निकालती है। कोई अगर एवरेज के हिसाब से इस बाइक को लेना चाह रहा है तो भूल जाना, ये 20 की एवरेज निकालती है। मैंने थोड़ा टाइम पहले ही, अभी जब ये वीडियो बनाने से पहले इसके अंदर फ्यूल अप कराया था, तो मैं वो वीडियो भी डाल दूँगा कि 20 की एवरेज निकाल रही है, वो देख लेना आप, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा, इससे ज़्यादा ये हीट नहीं होएगी बाइक, और होनी भी नहीं चाहिए। देख रहे हो कितनी स्मूथ चल रही है बाइक, बहुत स्मूथ चल रही है, कोई किसी तरह का इशू नहीं है। अब ज़्यादा लंबी चलने के बाद क्या होता है, बाइक में अगर कोई आवाज़ आ रही है थोड़ी गर्म होने के बाद, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है बाइक के अंदर, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैंने कहा था जैसे कि एक पॉइंट मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, थोड़ी सी बाइक गर्म होने के बाद, जब जैसे बाइक पूरी गर्म हो गई है ये, तो आपको क्या करना है, बाइक को न्यूट्रल में करके, ठीक है, यहाँ बताता हूँ आपको। ये देखो इसका RPM है 2 पे ही सेट रहेगा, ठीक है। अगर इसके फ्यूल पंप में कोई दिक्कत होती है ना, तो वो क्या प्रॉब्लम करेगा, ये देखो 5.5 पे है ना, 5.5 पे देखो, ये यहीं पे स्टेबल रहेगा, ठीक है, हिलेगा नहीं। अगर इसके फ्यूल पंप में दिक्कत है ना,
तो ये पता है कितना कितना फ्लक्चुएट करेगा, 5 से 3 पे भी जा सकता है, 5 से 3, 3 से 5, 5 से 3, 6 से 3 ऐसे फ्लक्चुएट करेगा अगर इसके फ्यूल पंप में दिक्कत है तो। जब मैंने ली थी तब इसके फ्यूल पंप में दिक्कत था, तो मैंने उस हिसाब से प्राइस इसके नेगोशिएट कर लिए थे, बट इसका फ्यूल पंप मैंने फिर खुद ही ठीक कर लिया। ठीक है, तो अब चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो शायद आज काफ़ी लंबी बन गई होगी, क्योंकि अच्छे से डिटेल में बतानी थी सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे भी लेते टाइम काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें आई थी। और मैं सबसे पहले तो KTM ड्यूक 200 लेने वाला था, बट लेते 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 मेरा प्रोग्राम बना ड्यूक 390 का बन गया, जो कि मैं नहीं लेने जा रहा था। बट उसके बाद क्या हुआ, मुझे कि अच्छे प्राइस में ये वाली बाइक मिल गई, तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये वाली बाइक ले ली, क्योंकि मुझे ये अच्छे प्राइस में मिल रही थी बाइक ये। तो इन्हीं सब पॉइंट के जैसे आप एक अच्छा नेगोशिएशन भी कर सकते हो, एक अच्छी बाइक मिल जाए आपको, तो फिर और क्या दिक्कत है। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ी में मत रहो कि कोई बाइक मिल रही है फटाफट से उसको ले लो, फटाफट से उसको ले लो। थोड़ा सा टाइम से वेट करो, आपको अच्छी चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, मैंने काफ़ी घूम घाम के ये बाइक ली, वरना मेरा बिल्कुल एंड पॉइंट पे मैंने KTM ड्यूक 390 लेने का मन बना लिया था, नए वाली। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर।